नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का तीसरा अध्याय। इससे पहले हम लोग पहला और दूसरा अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। एक वीडियो आप लोग को पहला अध्याय का मिल जाएगा, दूसरा वीडियो आप लोग को दूसरा अध्याय का मिल जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज है आपकी क्लास का तीसरा वीडियो और तीसरा वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धातु और अधातु। तो फाइनली फ्रेंड्स, इसी वीडियो में इस पूरे अध्याय को हम लोग समाप्त करेंगे। एक सरल भाषा में, एक आसान भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आज इस वीडियो को आप लोग संपूर्ण देखते हो तो धातु का हर गुण, हर चीज़ से आपको आज हम परिचित करवा देंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए या कभी कोई पूछ दे तो बिल्कुल होठ से निकलेगा, मुंह से आप लोग जवाब दीजिएगा। और किताब वगैरह देखने की एकदम ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हमारा इस वीडियो को लेक्चर सुनिए, आसान तरीका, आसान भाषा में हम समझाने की आपको बिल्कुल कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कहीं कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा अधिक लंबा हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, पूरा देखिए, ठीक है। और 1 घंटा दीजिएगा तो आपका कुछ जाएगा नहीं, बिल्कुल आपको इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना बात गवाए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में जान लेंगे, हर चीज़। इसका बाप कौन था, पिता कौन था, बेटा कौन था और इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद अधातु को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग धातु का जो है भौतिक गुणधर्म को समझने की कोशिश करते हैं। अब कहेंगे सर कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है, तो बिल्कुल देखिए, यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। यदि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमको क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं। मतलब हमें वो क्वालिटी, हमें गुण है, तभी तो कह रहे हैं। अब धातु को धातु क्यों कहते हैं और अधातु को अधातु क्यों कहते हैं, एक बड़ी बात है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले उसके गुण को देखेंगे कि भाई धातु को धातु क्यों कह रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या गुण है और अधातु में क्या गुण है, इस चीज़ को समझना होगा ना। तो बिल्कुल, और अभी जो धातु से रिलेटेड सभी सवाल आपको फटाफट बनेगा। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में जानते हैं। तो धातु में देखिए, सबका रंग रूप अलग अलग होता है। जैसे इंसान का सब कलर होते हैं, तो उसी तरह धातु का भी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को यदि कोई पूछे तो आप लोग को बताना क्या है धातु के भौतिक गुणधर्म में, कि धातु में जो एक विशेष प्रकार की चमक होती है। देखिए, धातु को जो पहचानने का जो होता है, धातु जो जैसे देखिएगा उसमें विशेष प्रकार का चमक पाया जाएगा। अलग अलग धातु में अलग अलग तरह का चमक पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग कंफर्म हो गए। तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, ये बात क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देखिए आघातवर्धकता क्या है। अब देखिए आघातवर्धकता क्या है, धातु को जो है ना पीट के, जैसे कि आप लोग देखते होंगे लोहा वगैरह को, कि जैसे लोहार जो है पीटते हैं और रंग रूप अलग बदल देते हैं। जो इतना बड़ा छर लेके जाते हैं, उधर से कचिया लेके आइएगा, दबिया बना के आते हैं, तो मतलब पीट पीट के उसका रंग बदल देता है, मतलब उसका आकार बदल देता है। तो उसी प्रकार धातु को जो है पीट कर लंबा और चौड़ा किया जा सकता है। आघातवर्धकता समझ के। अब देखिए रूप, जिसको हम लोग अवस्था बोलते हैं। अब अवस्था क्या होगा उसका और रूप क्या होगा, इस चीज़ को समझिए। धातु जो है कमरे के तापमान में, आप कहिए कि कमरे का तापमान जो नॉर्मली आपको अभी बता दें, नॉर्मली 28, 27, 30 और 35 के बीच में रहता है कमरे का तापमान, ठीक है। ऐसे अभी ठंडा का मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा कम ही होगा, मान लिया जाए 23 हो, 24 हो, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। तो धातु कमरे के ताप पर ठोस रहता है, बिल्कुल ठोस रहेगा। ये जो है पिघले उगलेगा नहीं, यदि पिघल गया तो अधातु हो गया। तो बिल्कुल इस चीज़ को समझिए। धातु जो होता है क्या होता है, कमरे के ताप पर ठोस रहता है। लेकिन कहते हैं ना, एक अपवाद में होता है। अब 2 भाई पढ़ रहा है, एक भाई नहीं भी पढ़ता है, तो वो क्या हो गया, अपवादेन हो गया। कोई इंसान, सब इंसान तो सही रहते ही हैं, कोई एक आध गो पागलो हो जाता है तो वो पागल की गिनती में आ जाता है। तो उसी प्रकार से और धातु में जो है कुछ ऐसे चीज़ है जिसका उसमें वो गुण ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठोस का जो है धातु कमरे के ताप पर ठोस रहता है। लेकिन ये मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, जैसे थर्मामीटर वगैरह में देखते हैं, ये जो है क्या होता है, ठोस नहीं रह पाते। जैसे कमरे के तापमान में गया वो पिघल जाता है। तो ये जो हो गया, आप लोग याद रखेंगे। वैसा धातु का नाम बताएं जो कमरे के तापमान में पिघल जाता है, तो कहेंगे मरकरी या पारा, ठीक है। अब आगे समझ लीजिए, आगे कुछ चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। कठोरता। अब धातु में भाई कठोरता क्या होता है, देखिए धातु जो होता है, सभी धातु बिल्कुल कठोर होते हैं, एकदम ठोस होते हैं, ठीक है, एकदम
ठोस होते हैं, सभी धातु कठोर होते हैं, एकदम ठोस होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद आ जाता है। अब अपवाद क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पे लिथियम और सोडियम और पोटासियम जो कि मुलायम होता है। अब इससे एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जो कि सोडियम जो है सोडियम को यदि केरोसिन तेल में नहीं रखा जाए तो वो आग लग जाता है सोडियम में। और वैसा धातु का नाम बताइए जिसे हम चाकू से काटते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में रहे, लिथियम, सोडियम और पोटासियम कोनो रहे, तो अक्सर ये आपको जो ज़्यादातर मारना है किसमें, सोडियम में मारना है, Na में। तो बिल्कुल इस चीज़ को समझ गए कि ऐसा धातु का नाम बताइए जो चाकू से कट जाए तो कहेंगे सोडियम, Na। बिल्कुल इस चीज़ को समझ गए। लेकिन सभी धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ये अपवाद वाला चीज़ है। तब बात को आप लोग समझते चलिए। अब आते हैं, हम आपको बताते हैं तन्यता। अब देखिए तन्यता क्या होता है, आप लोग इस चीज़ को नोट करते चलिएगा। बिल्कुल आसान तरीका, आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि धातु को जो है तन्यता क्या होता है। अब देखिए धातु का जो है, अब बहुत सारे धातु हैं, जैसे कॉपर का वायर, देखते कितना पतला पतला कॉपर का वायर होता है। और वो जो है पहले तो भाई उतना नहीं होगा वो, बिल्कुल समझिए। ये कॉपर का, मान सपोज कीजिए कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है। अब ये कॉपर का वायर जो है इसी तरह तो वो नहीं था, वो हो सकता है इतना मोटा होगा। ये वाला तार जो लगा हुआ माइक वाला, ये जो है इतना मोटा होगा, इसके अंदर वाला कॉपर वाला इतना मोटा होगा। तो उसको कैसे किया, तो उसको पीट कर क्या किया, पतला तार के रूप में बदल दिया। तो धातु को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता। यदि पूछे कि धातु की तन्यता क्या होती, तो बताएंगे कि धातु को पतली पतली तार के रूप में भी लंबा कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग देखते हैं कॉपर का तार, एल्युमिनियम का तार, ये सब जो है एकदम पतला पतला होगा और वो उतना बड़ा बड़ा हो जाता है। तो मतलब उसको जो है पीट के लंबा चौड़ा कर देता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग लंबा कर देता है, ठीक है। तो धातु को जो है हम लोग पतली पतली तार के रूप में भी कर सकते हैं। ये चीज़ समझ गए, तन्यता। अब आइए ये जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत व ऊष्मा। जो धातु होते हैं सभी धातु ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अब देखिए इस चीज़ को आप लोग नहीं समझे, समझाते हैं। जो धातु होते हैं वो जो है, यदि आप लोग यहाँ से यहाँ करंट जोड़िएगा ना धातु वाला चीज़ में, तो यहाँ पे करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा, समझे। अब जैसे कि एक तार है, ये समझिए एक तार है कोई, यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक तार है, और यहाँ पर आप एक बल्ब लगा दीजिए, 2 तार मानिए, ठीक है। नहीं तो कहिएगा प्लस माइनस कहाँ गया, ये प्लस ये माइनस है, ये बैटरी की भी है, ठीक है। और यहाँ पे 2 बल्ब, एक बल्ब लगा दिए तो ये बल्ब जल जाता है। तो ये तार जो है क्या है, चालक है, तभी तो वो जल जाता है। तो वैसे ही आप समझिए विद्युत और ऊष्मा, सभी धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, देखिए सब में एक एक चीज़ अपवाद हम आपको बताते हैं। अब बाद वाला क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है बाबू। तो देखिए शीशा और पारा जो है क्या होते हैं, अपवाद में आ जाते हैं। इसमें ये धातु होते हुए भी अपना गुण भूल गए हैं। ये तो कहलाने का होता है कि हम धातु हैं, और धातु हैं, लेकिन ये शीशा क्या है, ये विद्युत का क्या है, अचालक है। समझ गए बात को। लेकिन पूछ दे और ऑप्शन में ये रहे तो टिक करना है, ठीक है, बिल्कुल समझिए। अब देखिए घनत्व, बिल्कुल समझिए, धातु का घनत्व को हम आपको समझाते हैं। घनत्व क्या होता है, घनत्व और गलनांक अधिक होता है। सभी धातु का जो है घनत्व और गलनांक अधिक होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद आ जाता है भाई। अपवाद सब में है, मानव से लेके बकरी से लेके गाय से लेके भैंस से लेके और किताब से लेके कॉपी तक, हर चीज़ में अपवाद है। स्टूडेंटों में एकाध गो अपवादेन रहता है। अब सब होते हैं, सब कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ शरीफ होते हैं, कोई अलग टाइप का होते हैं, कोई झगड़ालू होते हैं ना, कुछ का अलगे मैटर रहता है। पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ के चल जाते हैं कॉलेज वहाँ घूमने के लिए, स्कूल घूमने के लिए, फील्ड घूमने के लिए, यहाँ पे क्लास चल रहा है, तो वो सब लड़का क्या हो गया, अपवाद हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो होते हैं गलनांक, घनत्व और जो होता है गलनांक सभी धातु का अधिक होता है, लेकिन बट सोडियम और पोटासियम कम होता है। इसका गलनांक जो है तब बहुत कम होता है। आपको इससे पहले बताया सोडियम को चाकू से काटा जाता है और इसे केरोसिन तेल में भी डुबा के रखा जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे ध्वनिक। अब ध्वनिक क्या होता है, 8वां नंबर में हम आपको बता रहे हैं ध्वनिक। अब ध्वनिक क्या होता है, इस चीज़ को बिल्कुल गौर से समझिएगा। देखिए ध्वनिक क्या होता है, किसी भी, ये मान लीजिए एक मेरा हाथ है, सपोज यहाँ पे एक धातु समझना, 2 धातु है, और इस धातु पे जब ऐसे ऐसे बजरेगा, चोट लगेगा आपस में, तो क्या होगा, उससे कुछ ना कुछ आवाज़ आएगा। तो वो जो होते धातु, सभी धातु को एक दूसरे से टकराने पे, आपस में टकराने पे क्या होता है, उससे ध्वनि निकलता है। तो धातु में ये गुण होता है। ये भी चीज़ हम आपको बता दिए ध्वनिक।
हर गुण आपको हम आज समझा देंगे। अब देखिए ऑक्साइड समझ लीजिए, 9 नंबर हम यहाँ पे आपको ऑक्साइड समझ आते हैं। इसमें जो धातु में लगभग हम 9 गुण आपको समझा रहे हैं। तो ऑक्साइड क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड जो होता है, धातु जो होते हैं क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। लेकिन अधातु जो होते हैं अम्ल प्रवृत्ति के होते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को समझ गए। तो भाई साहब आपने ये धातु के 9 गुण को समझा और 9 गुण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था। तो अब इस चीज़ को समझ गए, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए एग्जाम में पूछने का कुछ भी पूछ देता है, धातु और अधातु में अंतर वो पूछ देगा। तो ये सारा जो गुण हम आपको बताए, ये सारा गुण अधातु में नहीं होता है, नहीं लगा के भी बना सकते। लेकिन हम आपको अधातु का भी गुण अभी जस्ट बताते हैं, बिल्कुल धैर्य से देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस चीज़ को नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भाई बिल्कुल लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, अधातु के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद तब तक आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब हम लोग जो हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म को समझते हैं। इससे पहले आप लोग ने धातु के भौतिक गुणधर्म को समझा, उसी के सेम उल्टा अधातु के भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे। यदि आपको 8-9 पॉइंट जो है धातु का याद होगा तो अधातु का आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है। देखिए हम आपको बताए थे धातु में क्या बताए थे, एक विशेष प्रकार का चमक होता है। और धातु में अब आप लोग देखिएगा कि इसमें चमक होता ही नहीं है। तो याद हो गया ना पहला एक चीज़। यदि आप लोग को पूछा जाए धातु और अधातु में अंतर बताइए, तो एक चीज़ याद हो जाएगा कि धातु में चमक होता है और अधातु में चमक नहीं होता है। देखिए इसी तरह से आपको हर चीज़ याद कराते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप लोग समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया कि चमक नहीं होता है और धातु में कि कोई भी चमक, कोई भी किसी भी प्रकार का चमक नहीं होता है। पहला क्लियर हो गया। आघात वर्धकता, अब देखिए उसमें हम आपको बताए थे धातु को पीट कर लंबा कर दिया जाता है, लेकिन अधातु को पीट पाट कर लंबा नहीं किया जा सकता है। जैसे ही जो पीटने वाला चीज़ होता है मारिएगा टूट जाएगा, ये जो होता है पीटाता ही नहीं है, मतलब इसमें तन्यता होता ही नहीं है। बिल्कुल समझ गए, ठीक है। अब देखिए इसका रूप और अवस्था, मतलब रूप और अवस्था क्या बताए थे, कमरे के तापमान में वो ठोस होते हैं, कौन? धातु। लेकिन अधातु की जब बात आती है कमरे के ताप पर ठोस या ये गैसीय अवस्था में होते हैं। अब देखिए इसमें एक और अपवाद आ गया। अब बाद क्या आ गया, ये गैस, ठोस या गैस अवस्था में होते हैं अधातु। लेकिन अपवाद में है ब्रोमीन। अब ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसे अधातु का नाम बताएं जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बिल्कुल आंसर करेंगे ब्रोमीन को, ठीक है। अगला आप आ जाते हैं कठोरता को समझते हैं। देखिए इसमें जो होते हैं अधातु में कोई कठोरता नहीं होता है। बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर हो गया। धातु में कठोरता होता है और अधातु में कठोरता नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग तन्यता। अब देखिए तन्यता में हम आपको बताए थे कि धातु जो है, धातु को हम लोग पीट पाट करके या किसी भी तरह से उसको एक तार बना सकते हैं, जिसमें जिससे कि आपको बताए थे कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह बताए थे ना। लेकिन अधातु में उस प्रकार की गुण नहीं होते हैं और अधातु को पतली तार के रूप में नहीं लिया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल समझे। अब यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे विद्युत और ऊष्मा का चालक होते हैं धातु, लेकिन ये जो है अधातु विद्युत और ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं। लेकिन मेरे भाई इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ग्रेफाइट जो होते हैं अधातु होते हुए भी ये सुचालक होते हैं, मतलब ये चालक होते हैं। अब देखिए ग्रेफाइट कहिएगा नहीं देखें, बच्चा वाला पेंसिल देखे हैं जो आप पेंसिल से लिखते थे, ठीक है, और मिटा देते थे, वो वाला पेंसिल में जो काला वाला भाग रहता है, ये वाला काला वाला भाग जो बना होता है वो ग्रेफाइट का ही होता है, वो ग्रेफाइट ही होता है। यदि आप लोग को ट्राई करना, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, हम आपको बताते, यदि नहीं करना लेकिन बताते हैं। और ये वाला नोक को जो होता है उसको छील दीजिएगा और इधर वाला भी नोक को छील दीजिएगा, यहाँ भी तार जोड़ दीजिए और यहाँ भी तार जोड़ दीजिए। तार जोड़ने के बाद यहाँ पे बल्ब लगाना चाहते हैं तो लग जाएगा। लेकिन भाई मेरे भाई इससे गलती मत करना, ठीक है। लेकिन एक विश्वास के तौर पे समझ लो कि उसमें चालक होता है और उसमें विद्युत का इलेक्ट्रॉन प्रवाह और धारा हो सकता है, मतलब यहाँ से वहाँ करंट जा सकता है। क्लियर हो गया। आप देखते हैं घनत्व देखते हैं। अब घनत्व क्या होता है, अधातु का घनत्व और गलनांक
जो होता है कम होता है, लेकिन धातु का अधिक होता है। ठीक है, क्या रखेंगे, यदि धातु का पूछे तो घनत्व और गलनांक अधिक होता है, लेकिन अधातु का घनत्व और गलनांक बिल्कुल कम होता है। अब ध्वनिक समझिए, ध्वनिक हम आपको बताए थे, यदि किसी भी धातु को आपस में टकराया जाए तो उससे कुछ ना कुछ आवाज निकलता है, लेकिन उसी प्रकार अधातु को यदि टकराया जाए, आपस में लड़े और टकराए तो उसमें कोई आवाज नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब आ जाता है ऑक्साइड। ऑक्साइड में हम आपको धातु में बताए क्या थे, याद रखिएगा, धातु में बताए थे धातु की जो ऑक्साइड होती है क्षारक होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, लेकिन अधातु की जब बात आती है तो अधातु की जो ऑक्साइड होती है अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। तो बिल्कुल आप लोग ने धातु और अधातु के गुण धर्म को समझ लिया। कहीं कोई दिक्कत हुआ तो नहीं हुआ होगा, तो जल्दी से करना दीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब सब्जेक्ट यहीं पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका, आसान भाषा में। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी ख़त्म नहीं होने वाला, अभी और जानते हैं धातु और धातु के गुणधर्म को। ये तो छोटा छोटा चीज़ समझे ना, अब उसके बारे में देखेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, बिल्कुल समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, तो बने रहिए। अभी आप लोग देखें धातु का भौतिक गुणधर्म और अधातु का भौतिक गुणधर्म। अब यहाँ पे बात एक और आता है कि यदि धातु को के रासायनिक गुणधर्म की बात किया जाए, मतलब ये कि धातु को वायु के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा। बिल्कुल अच्छी बात है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, वायु है हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दो गैस अधिक है। बिल्कुल इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे देख लीजिए, धातु और कोई भी धातु ले लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ हम जब अभिक्रिया करवाते हैं तो धात्विक ऑक्साइड आता है। नहीं समझे, अब समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम दो धातु ले लेते हैं, एक यहाँ पे एक कॉपर, ठीक है, धातु ले लिए, और यहाँ पे वायु जो है हम लोग एयर ले लिए, मतलब ऑक्सीजन ले लिए। यहाँ पे कॉपर जो है क्या है, एक धातु है, और ये जो है ऑक्सीजन क्या है, एक वायु है, गैस है। तो इसके साथ जब हम इसका अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो इसको हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। हाँ भाई साहब, यदि आप लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए नहीं सीखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, एकदम आसान तरीका से बताएं। देखिए यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और यहाँ पे कॉपर की संख्या 1 है। तो ऑक्सीजन की 2 संख्या है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पे कॉपर की संख्या भी 2 हो गया और ऑक्सीजन की भी संख्या 2 हो गया। लेकिन यहाँ इधर देखते हैं तो इधर कॉपर की संख्या 1 है, तो इधर भी 2 लगा दीजिए, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो मतलब किसी भी जो धातु है, कोई भी धातु से हम लोग ऑक्सीजन को या कोई भी गैस वायु से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड होता है। तो वे यहाँ कहने का मतलब है, यदि हम लोग एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन का भी क्रिया करवाए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। तो अब हम लोग आगे देखते हैं और उसमें समझते हैं आगे क्या दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, धातु को, अलग अलग धातु को वायु के साथ अभिक्रिया कराने के बाद क्या होगा। अब देखिए सबका मूड अलग अलग होता है। आपका मूड अभी ठीक है तो पढ़ाई कर रहे हैं, अब किसी का मूड ऑफ रहेगा तो गाना सुनेगा, कुछ और करेगा। तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार धातु के भी जो अलग अलग मूड होते हैं, अब कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ गुस्सैला होते हैं। तो उसी प्रकार से हम धातु के बारे में जानते हैं। तो धातु जो होते हैं क्या होते हैं, धातु को जब हम लोग वायु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अब देखिए, अब ले लीजिए Na सोडियम और K पोटासियम को ले लीजिए, जब इसको वायु के संपर्क में लाइएगा, वायु से अभिक्रिया करवाइएगा तो ये क्या होगा, आग लगने लगेगा इसमें। ये जो होता है अत्यंत अधिक ज्वलनशील होता है। और सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, और सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को समझ गए। तो आपको हम समझाते अलग अलग धातु का गुण। देखिए
यदि वायु के संपर्क में आता है, वायु से अभिक्रिया करता है तो। देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया सोडियम और पोटासियम वायु के संपर्क में आने के बाद उसमें आग लग जाता है। बिल्कुल जैसे हवा में लाइएगा, बाहर लाइएगा ना, उसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाए, जैसे बाहर निकलिएगा आग लग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से Mg, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Pb, ठीक है, में सभी वायु के साथ ये सभी धातु के साथ जो है वायु के साथ क्या होता है, धीरे धीरे अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब इसमें जो है धीरे धीरे अभिक्रिया होता है। क्या होता है, ये जो होते हैं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इस पे जो वायु के संपर्क में लाया जाता है, इस पे जो है एक परत पड़ जाता है। और परत कौन सा परत पड़ता है, ऑक्साइड परत पड़ जाता है, ठीक है, वायु के संपर्क में। लेकिन धीरे धीरे, एकाएक नहीं पड़ जाता। जैसे कि हम आपको बताए सोडियम में बाहर निकालिए आग लग जाएगा, ठीक है, कुछ ही पल के बाद आग लग जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसे वायु के संपर्क में लाया जाता है तो इसमें धीरे धीरे करके ऑक्साइड परत बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो लोहा बड़ा तगड़ा होता है, ठीक है, और लोहा जो है यदि गर्म वायु के संपर्क में लाया भी जाए तो इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोहा थोड़ा हार्ड होता है, और लेकिन लोहा का चूर्ण मतलब पाउडर, लोहे के चूर्ण जो होते हैं उसमें तेजी से आग लग जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ गए। देखिए Fe लोहा को वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन अब आ जाइए कॉपर पे। कॉपर Cu जो कि एक धातु है, और उस पर वायु की उपस्थिति में काले रंग का दाग लग जाता है। मतलब जब वो वायु के संपर्क में कॉपर आएगा ना, उसमें काले काले रंग का थोड़ा थोड़ा धब्बा बैठने लगता है, ठीक है, ये समझिए। अब आ जाइए Ag। अब वो वाला Ag नहीं, मतलब ये वाला Ag, चांदी, Ag जिसे चांदी बोलते हैं, और Au सोना। अब वो वाला सोना नहीं जो बिस्तर पे सोते हैं, जो पहनते हैं गला में, वो वाला सोना, ठीक है, सोना वायु के संपर्क में जब आता है तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होता है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए कि सोडियम को यदि बाहर निकाला जाए तो उसमें आग लग जाता है, वायु के संपर्क में आता है आग लग जाता है। और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Pb में सभी वायु में धीरे धीरे परत चढ़ जाता है, किसका, ऑक्साइड परत चढ़ जाता है जब वायु के संपर्क में लाया जाता है। दूसरा आपने समझा लोहा में कोई भी अभिक्रिया नहीं होता, लेकिन लोहे के चूर्ण में तेजी से आग लग जाता है। और चौथा आपको हम बताएं कॉपर की उपस्थिति में जब कॉपर को वायु के मतलब संपर्क में लाया जाता है उसमें काले रंग का धब्बा लग जाता है, दाग लग जाता है। और चांदी और सोना में हम आपको बताएं कोई अभिक्रिया नहीं होता है। तो मतलब आप लोग अभी वायु से समझे, यदि किसी धातु को वायु के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो ये सारा चीज होता है। लेकिन हम आपको अब धातु को जो है हम जल से अभिक्रिया करके बताते हैं क्या होता है। तो बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। मजा आ रहा है तो लाइक ठोकिए, एक ही बार ठोकिएगा, दो बार नहीं ठोकना है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो भाई जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, और साथ ही वैसे सब धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। कुछ वैसे धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, और कुछ हैं जो करते हैं, लेकिन गर्म जल के साथ भी करता है, कोई ठंडा जल के भी साथ करता है, कोई नॉर्मल जल के भी साथ करता है। लेकिन यदि हम कोई भी धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, ये चीज़ हम पहले जानते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे और नहीं करने वाले भी धातु को नाम बताते हैं। समझ लीजिए। सबसे पहले ये देखिए, यदि हम लोग धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो निर्माण जो होगा, धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। देखिए धातु ऑक्साइड हो सकता है, या हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या हाइड्रोजन गैस हो सकता है। 3 कंडीशन आ सकता है। धातु ऑक्साइड के साथ यदि जल का अभिक्रिया करवाया जाए तो क्या होगा, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये चीज़ हो जाएगा। अब हम आपको बताते कुछ एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे सोडियम है Na, और यहाँ पे H2O। H2O क्या हो गया, जल हो गया। यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे H2O जो कि जल है। जब इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है जिसे वियोजन अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। NaOH जो हाइड्रो ऑक्साइड हो जाता है, और यहाँ पे निकल जाता है ये हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आपको हम बताते हैं जो क्या कहते हैं, कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो याद रखेंगे Na सोडियम, और K पोटासियम, Ca, ठीक है,
ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ये गर्म और नॉर्मल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। बिल्कुल समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम, लोहा, Fe, Zn, जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब जल वाष्प क्या हो गया, इस चीज़ को समझिए। जैसे कि आप ये एक चीज़ समझ लीजिए, एक कोई कढ़ाई है, ये कढ़ाई और इसमें जो है गर्म पानी है, और ये जो वाष्प निकलता है, भाप निकलता है, ये भाप निकल रहा है, इसको हम भाप बोलते हैं। ठीक है, ये जो भाप निकलता है इसी के साथ अभिक्रिया करता है। कौन? एल्युमिनियम, लोहा और जिंक, जो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अब यहाँ पे ठंडा पानी भी रख दीजिएगा ना, तो उससे भी वाष्प निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Mg, जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम जो है, याद रखना मेरे भाई कि मैग्नीशियम जो है जल के साथ ही अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि वैसा कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए। Au, Ag सोना और चांदी। ठीक है, Cu, Pb कॉपर। अब यहाँ पे जल के साथ जो है ये अभिक्रिया नहीं करता। ये सारे धातु हैं Au, Ag, Cu, Pb, जो ऐसे धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग ये चीज़ को समझ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, और धातु को धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, पूरा एक एक बात जो है नस नस में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको समझाते हैं धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा। तो बिल्कुल समझिएगा यहाँ पे कि धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो धातु और हम यहाँ पे लिए हैं तनु अम्ल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अम्लीय एसिड है। तो धातु को जब आप अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो इधर जो प्रोडक्ट होगा उससे रिएक्शन होके क्या होगा, या तो लवण बनेगा या हाइड्रोजन बनेगा। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझिए। लवण बनेगा तो लेने से तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको समझाते हैं धातु को यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाए तो क्या होगा। बिल्कुल आसान चीज़ है, इसको समझना। देखिए, इससे पहले भी हम आपको बताए थे और अभी भी समझ लीजिए। धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाए, यहाँ पे एक धातु है और यहाँ पे एक तनु अम्ल है। क्या है? एक तनु अम्ल है। तनु अम्ल या कोई भी अम्ल हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि आप लोग को पता है, दो तरह का जो है एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक होता है। तो वीक स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, एसिड का मात्रा अधिक होता है, और वीक जो होता है उसमें जो है पानी की मात्रा अधिक होती है और एसिड की मात्रा कम होती है। यहाँ पे तनु है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो धातु और तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाए तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। दो चीज़ हो सकता है जो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जो आएगा अभिक्रिया होने के बाद आएगा। तो यहाँ पे हम लिए धातु में ले लिए लोहा। देखिए, धातु में लिए लोहा और इधर ले लिए तनु अम्ल जो होता है HCl, हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पे इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है FeCl2। तो यहाँ पे आयरन क्लोराइड बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयरन क्लोराइड और H2। तो इसको तो आप लोग जानते ही, हाइड्रोजन हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे धातु में लिए हैं एल्युमिनियम और यहाँ पे लिए हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिन और हाइड्रोक्लोराइड, ये जो है, और इसके साथ अभिक्रिया करवाया जाए तो यहाँ पे जो है क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, जो कि लवण है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाता है। तो जब भी कोई पूछे कि बताओ बाबू कि धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाए तो क्या होगा, तो आप सिंपल सा जवाब देना, लवण, या तो लवण और हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट में आएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं और किसी से अभिक्रिया करवाते हैं।
तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको समझाते हैं धातुओं का जो है प्राप्ति कैसे किया जाता है, मतलब धातु कहाँ से लाया जाता है, किस तरह से उसे प्राप्त किया जाता है और प्राप्त करने की विधि क्या होती है, उस सब चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें समझ लीजिए खनिज। अब देखिए खनिज क्या होता है। पृथ्वी के प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्व। पृथ्वी के पास बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आप लोग को पता है पृथ्वी पे हम रहते हैं, जल भी हम लोग को वहीं से मिल जाता है, और सारे जो है उसमें क्या क्या मिल जाता है पृथ्वी के अंदर, तत्व और यौगिक भी पृथ्वी के अंदर मिलता है। अब कैसे मिलता है देखते होंगे, कभी कभी जो है पृथ्वी को खुदाई किया जाता है और खुदाई करने के बाद कुछ ना कुछ निकल जाता है, जो तत्व निकल जाता है, और कुछ खनिज निकल जाता है, कुछ अयस्क निकल जाता है, ये सारा चीज़ आप लोग जानते हैं कि निकल जाता है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आप लोग को पता है पेट्रोलियम वगैरह जो है वो भी हम लोग को, कोयला वगैरह कहाँ से मिलता है, तो कहेंगे सर पृथ्वी के अंदर से मिलता है। तो वो जो हुआ था क्या, कोयले की हम बात करें, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। कोयले जो है, जैसे कि कोई गाछ वृक्ष था, बहुत साल वर्ष पहले की बात है, जो कि इधर उधर मतलब धरती का ओर फेर होने के बाद, या तो धरती की झुकाव के कारण जो है ध्वस्त हुआ था, ध्वस्त के अंदर चला गया था, ध्वस्त होने के बाद तो वहाँ पे वो गाछ वृक्ष वगैरह सब चला गया था, उसी से जो है कोयला वगैरह का निर्माण हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग समझ लेते हैं कि खनिज जो है पृथ्वी के प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं, पृथ्वी के प्राकृतिक रूप में, ठीक है। अब अयस्क देखिए, वे खनिज जिसमें धातु की अधिक मात्रा हो। अब खनिज ही पड़ता है आपको, खनिज में तत्व और यौगिक दोनों आ जाते हैं, तो तत्व एलिमेंट आपको मिल ही गया। तो यहाँ पे समझिए, अब उसमें क्या कह रहे हैं, अयस्क किसको कहते हैं, तो वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो और उसे निकालना लाभकारी हो, उसे ही हम लोग अयस्क कहते हैं। तीसरा पॉइंट आप समझिए गैंग। अब ये गैंग क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। और पाए जाने वाली, उसमें जो है पाए जाने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहा जाता है। बिल्कुल समझ गए होंगे गैंग किसको कहेंगे, जो पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी पाए जाने वाले, उसमें अशुद्धियाँ जो होती है, अशुद्धियों को हम लोग छांक के निकाल लेते हैं, और उसमें जो शुद्ध पाया जाता है, रिफाइंड किया जाता है वगैरह सब करके, रिएक्शन करके निकाला जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को उन्हें गैंग बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि किस तरह से धातु को निकाला जाता है और किस तरह से उसको रिफाइंड किया जाता है, मतलब उसको शुद्ध किया जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, धातु को प्राप्त करने के 3 प्रकार से किया जा सकता है। अयस्कों के स्मृतिकरण, ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं बारी बारी से। धातु का निष्कर्षण और धातु का परिष्करण। तो इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, गर्दा छुड़ा देंगे, ठीक है। तो अभी इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। भाई साहब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत तो। सबसे पहले हम आपको बताए थे अयस्कों की स्मृतिकरण। तो इसमें क्या होता है, देखिए, अयस्क और प्लस गैंग दोनों होता है। हम आपको अयस्क और गैंग दोनों बता चुके हैं। तो अयस्कों के स्मृतिकरण में क्या क्या शामिल होते हैं, अयस्क और गैंग दोनों शामिल होते हैं। तो किस तरह से, देखिए, पानी से साफ करके निकाला जाता है, उसे छान करके निकाला जाता है, या रसायनों का उपयोग करके भी निकाला जाता है। किसमें, अयस्कों के स्मृतिकरण में। और चुंबकीय विधि से भी निकाला जाता है, चुंबकीय तौर से भी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह समझिए। अब धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, देखिए, धातु अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई होते क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, कोई होते हैं उससे कम क्रियाशील, और जो होते हैं मध्यम क्रियाशील, और जो होते हैं उससे भी कम क्रियाशील होते हैं। मतलब नहीं समझे, कोई होता है बड़का भाई, उससे भी छोटा होता है, उसका मंझला बोलते हैं, मध्यम वाला, और जो सबसे छोटा रहता है उसको छोटके भाई बोलते हैं, ठीक है, उसका कोई चीज़ नहीं है, देख लीजिए। तो अधिक क्रियाशील धातु जो है स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। इस चीज़ में आप लोग ये धातुओं का निष्कर्षण से समझिए कि अधिक क्रियाशील वाला जो धातु है स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, उसके लिए क्या करना पड़ता है, विद्युत का अपघटन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अधिक क्रियाशील धातु क्या बताए थे आपको, सोडियम, पोटासियम और Ca, ठीक है, ये चीज़ हम आपको बताए थे। तो ये जो है स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, इसके लिए विद्युत अपघटन करना पड़ता है।
अब आ जाते हैं मध्यम क्रियाशील, उससे थोड़ा लो क्वालिटी का, जो कि सल्फर ऑक्साइड तथा कार्बनों के रूप में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अब आते हैं सबसे कम क्रियाशील धातु वाले, जो कि स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, सोना, चांदी और Hg, Au, Ag और Hg। ये स्वतंत्र रूप से आप लोग को मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मध्यम क्रियाशील में होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सल्फर ऑक्साइड जो होते हैं तथा कार्बन के रूप में ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। जो मध्यम धातु होते हैं, मध्यम क्रियाशील धातु होते हैं, वो कार्बन के रूप में ही पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो भाई कमेंट भी करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और यदि आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा सर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं अब इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, धातुओं का संरक्षण क्या होता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको समझाते हैं संरक्षण और सुरक्षा। बिल्कुल इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अब कोई भी धातु है, हम उसको संरक्षित कैसे रख सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। अब बताइए, लोहा को जब हम लोग बाहर में रखते हैं, वायु के संपर्क में आता है तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। सोना चांदी को जब आपको वायु में संपर्क में रहता है, उस पर हरे रंग का परत पड़ जाता है। उसको संरक्षित रखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्या जुगाड़ करना पड़ता है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो संरक्षण का मतलब ये होता है। अब सुरक्षा समझ लेते हैं। संरक्षण समझिए, अब सुरक्षा हम आपको बताते हैं। सुरक्षा क्या हो जाता है, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो भी जैसे चीज़ लोहा हो गया, लोहा में यदि जंग लग जाता है तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग पेंट कर देते हैं या तेल लगाते हैं। तेल भी लगाया जाता है बहुत सारे धातु में, क्रोमियम लेपन भी कर देते हैं, या तो उसे मिश्र धातु बना दिया जाता है। अब भाई साहब कहोगे मिश्र धातु क्या होते हैं, दो धातु को जोड़ देते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। और उसमें जो दो धातु से मिलकर बना हो उसमें जो है क्या होता है, जंग नहीं लगता। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे पीतल का, पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु, और उस बर्तन में जल्दी जंग नहीं लगता है। ठीक है, इस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं इस्पात पर जंग को बचाने के लिए, उस पर Zn, इस्पात पर जंग से बचाने के लिए, इस्पात को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, Zn जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, ये भी समझिए। अब यहाँ पे मिश्र धातु, मैंने पहले भी बताया, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु का मिलावट ही क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल जो होता है, पीतल बर्तन वगैरह तो आप लोग देखे ही होंगे, तो पीतल जो होते हैं कॉपर और जिंक का मिलावट होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। तो भाई ये जो है संरक्षण और सुरक्षा किस तरह से करना, बाकी चीज़ आप लोग को हर चीज़ समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो भाई अब आपको एक चीज़ करना होगा, अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे चैप्टर के लिए वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाए, वहाँ पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। इतना लंबा वीडियो बना देते हैं आप लोग के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बनाते, क्यों? आप हमें मोटिवेट कीजिएगा तभी तो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इतना ही कहना था, और क्या कहेंगे, चलिए मिलते एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।